नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में विमान हादसा, पूरी दुनिया स्तब्ध है। पूरी दुनिया यूं कहे कि इस खबर को देख नहीं पा रही है, हैरान है, परेशान है कि आखिरकार इतनी बड़ी आपदा, इतना बड़ा हादसा हो कैसे गया। भारत से लेकर के ब्रिटेन, अमेरिका, हर तरफ इसी की चर्चा है। इतनी ज्यादा ह्यूमन लॉस। विमान हादसे में सबसे ज्यादा भारतीय, उसके बाद ब्रिटिश और फिर दूसरे नागरिकों की भी मौत हुई है। जबकि हादसे का शिकार एयर इंडिया का ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, बोइंग कंपनी का था ड्रीमलाइनर। तो ऐसे में जिस तरह से यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वो भारत के लिए ड्रीमलाइनर तो बिल्कुल साबित नहीं हुआ। कहते हैं कि मोस्ट सेफेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड ड्रीमलाइनर नहीं, भारत के लिए तो यह डेथ लाइनर साबित हुआ, क्योंकि हाल के दशकों में इस तरह का भयावह विमान हादसा पूरी दुनिया में नहीं देखा गया है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के इस तरह के हादसों ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना दिया है। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर कैसे इतने बड़े हादसे का शिकार हो गया। 265 लोगों को ले जा रहा था, यानी कि अब तक टोल हो चुकी है, 265 की मौत हो चुकी है इस हादसे में। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बोइंग के विमानों में कई तरह की तकनीकी खराबी के बावजूद भी उसे यात्रियों के लिए कैसे उड़ने की इजाजत दी जा रही है? वहीं दुनिया के किन किन देशों में बोइंग के विमानों को ग्राउंड किया जा चुका है, यह भी एक रियलिटी है, यह भी एक सच है। और क्या इस हादसे के बाद भारत में भी बोइंग के विमानों को ग्राउंड किया जाएगा या इस पर विचार किया जाएगा? आज इस पर जो कहेंगे सच कहेंगे। तो अहमदाबाद में हुए बोइंग 787 विमान हादसे ने कई परिवारों को ले लिया। ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक शाम तक जो ऑफिशियल फिगर आया था, 265 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। वो शव भी क्या, किस हालत में, वो तो देख भी नहीं सकते। यानी इस विमान हादसे में 265 लोगों की जान जा चुकी है। 229 यात्री थे, पायलट और क्रू मेंबर 12, 241, एक बच गए थे। इसके अलावा एयरपोर्ट के पास बने डॉक्टर्स के हॉस्टल्स में डॉक्टर्स थे, रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, उनकी भी मौत हुई है। साथ ही आसपास रहने वाले 20 अन्य लोगों की भी मौत है, 4 डॉक्टर्स की भी मौत है। हादसा इतना भयावह था, अंदाजा 24 घंटे बाद भी मौके की तस्वीर अब भी आप देखेंगे ना, अब भी रूह कांप जाए। हादसे के दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। सुबह से ही एनडीआरएफ की टीम डेड बॉडीज और घायलों की तलाश में अब भी लगी रही। जरा पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। अहमदाबाद प्लेन हादसे को 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया और अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम, इसके अलावा फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम स्पॉट पर मौजूद है। तस्वीरें कितनी भयानक थी, इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्लेन क्रैश हुआ है वो कितना दर्दनाक हुआ होगा। देखिए कि जो प्लेन क्रैश हुआ है वो मेस बिल्डिंग पर हुआ है, वहाँ पर अभी भी प्लेन के टुकड़े के निशान हैं, उनको हटाया जा रहा है। इसके अलावा जो हॉस्टल बिल्डिंग है, सफ़ेद बिल्डिंग पूरी तरह से धुएं के गुबार के कारण काली पड़ गई है। इससे आप हादसा कितना दर्दनाक था उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब तक इस हादसे में 265 लोगों की जान गई है। जो ऑफिशियली आंकड़ा आया है 265 लोगों की जान गई है। हालांकि अनऑफिशियल आंकड़े की बात करें तो ये संख्या 296 के करीब बताई जाती है। प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता ये है कि इस हादसे में जो 100 है इस तरह से जल गए हैं, 100 छत बिछत हो गए हैं, जिनको पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। यही कारण है कि जो लोग भी शवों का क्लेम कर रहे हैं उनके घर वालों का डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है और डीएनए टेस्ट के मिलान के बाद ही उनको शव दिया जाएगा, जिनमें 42 से 72 घंटे का वक्त लगेगा। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, अहमदाबाद। अपनों को तो अपनों ने खो दिया,
पूरी दुनिया स्तब्ध है। अब बात आती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? इसके पीछे की वजह क्या है? सबसे अहम पॉइंट आ जाता है जांच। अब शुरू करते हैं घटनाक्रम। घटना के बाद अलग अलग एजेंसियां जांच में लग गई हैं। 3 पॉइंट इन्वेस्टिगेशन इस वक्त जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, हमारे रिपोर्टर्स हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जब हमने बात की, 3 पॉइंट इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रहा है। AIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ICAO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के मुताबिक औपचारिक जांच इसने शुरू कर दी है। AIB ने, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं उसके मुताबिक ही शुरू हो गया है। सेकंड जो हमें पता लगा, विमानन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने इस मामले में AAIB की जांच के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको बुलाया है। एक उच्च स्तरीय समिति बना दी गई है। वही अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB है, उसके नेतृत्व में अमेरिकी जांचकर्ताओं की एक टीम भारत आने वाली है। भारत आएगी बहुत जल्दी। और अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान के इस हादसे, इस क्रैश की जांच में AAIB जो कर रही है जांच, उसमें सहयोग करेगी। इस बीच आज मौके पर जांच के दौरान गुजरात ATS को एयर इंडिया के विमान के मलबे से एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, जिसे कहते हैं DVR, ये देखिए, ये मिल गया है। माना जा रहा है कि यह भी जांच में बहुत अहम कड़ी साबित हो सकता है। तो एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 बोइंग, इसने उड़ान भरी थी और उड़ान भरते ही 787-8 इतनी जल्दी हादसे का शिकार कैसे हो गया? इससे पहले भी क्रैशेस हुए हैं, लेकिन यहां सबसे बड़ी बात जो कल से सामने आ रही है कि जैसे हुआ कुछ सेकंड इतनी जल्दी कैसे शिकार हो गया। ये वीडियो देखते ही अपने आप में जैसे इतनी जल्दी कैसे, कुछ समझने तक का मौका नहीं मिला, टेक ऑफ किया नहीं कि क्रैश। अब किसी छोटी सी तकनीकी या ऑपरेशन से जुड़ी गलती यानी कि कॉन्फ़िगरेशन एरर, एक आज जो है एक शब्द सामने आया। अब इसका प्रमाण क्या है, ये क्या होता है, हम आपको बताते हैं। 3 पॉसिबिलिटीज इस वक्त जो चल क्या रही हैं। एरर कहां पर आया होगा, जांच एजेंसियां तो जांच कर रही हैं। फिलहाल जो थ्योरीज चल रही हैं, जिसके हिसाब से, जो एक्सपर्ट्स के हिसाब से आई हैं, वो 3। एक तो कॉन्फ़िगरेशन एरर, नंबर 1, वो बताते हैं आपको कि होता क्या है। अब टेक ऑफ के समय कॉन्फ़िगरेशन एरर का मतलब होता है कि विमान की उन सेटिंग्स की गलती जो उसे सही ढंग से उड़ान भरने में रोक देती है। इसमें फ्लैप्स, उसकी सेटिंग अगर गलत हो, कम थ्रस्ट यानी कि वो जो पूरा प्रेशर लगाया जाता है जब विमान में अगर आप बैठते हैं तो बहुत तेजी से आवाज आती है, जैसे कि बहुत तेज स्पीड बढ़ाने की कोशिश की जाती है, वो थ्रस्ट होता है। प्रेशर, थ्रस्ट का कम रहना, समय से पहले टेक ऑफ यानी रोटेशन या लैंडिंग गियर का ठीक से ना उठना, उसमें पायलट को कहता है कि पुल अप द लैंडिंग गियर, अब हो सकता है ऐसी कोई गलती शामिल हो। ये सभी चीजें विमान के उठने और ऊंचाई पकड़ने की क्षमता पर असर डालती हैं, जिससे विमान स्टॉल कर सकता है, नियंत्रण खो सकता है। टेक ऑफ उड़ान का सबसे जोखिम भरा हिस्सा होता है। टेक ऑफ जो होता है सबसे जोखिम भरा हिस्सा वही होता है। सही फ्लैप, सही स्पीड, थ्रस्ट, रोटेशन बहुत जरूरी होते हैं। सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। गर्म मौसम में गलती की गुंजाइश तो और भी कम हो जाती है। तो यानी कि इन सब की एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान हादसे में किससे और ऐसी क्या गलती हुई कि 1 मिनट भी नहीं लगा टेक ऑफ के कि विमान जमीन पर धराशायी हो गया, आग के गोले में एक ब्लास्ट की तरह तब्दील हो गया। वो भी आपको बताते हैं पॉसिबल मिस्टेक्स। एक, जैसा कि हमने आपको बताया, पहले तो वो सेटिंग्स, हमने कहा कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि वो सब चीजें एक साथ नहीं थी। वो कौन सी सब चीजें होती हैं? एक तो ये फ्लैप्स का गलत चयन। अगर फ्लैप्स बहुत कम लगाए गए हैं तो विमान के लिए लिफ्ट, ऊपर उठना मुश्किल हो जाता है। वहीं ज्यादा फ्लैप्स, जो पंखे के आकार के होते हैं, ज्यादा फ्लैप से ड्रैग इतना बढ़ जाता है कि विमान ऊपर नहीं जा पाता। इसका भी बैलेंस होना चाहिए। अब अहमदाबाद जैसे गर्म मौसम में पायलट्स को बहुत सटीक सेटिंग्स रखनी होती हैं। यहां फ्लैप्स अगर गलत चुन लिए गए या गए होंगे या हैं, इफ एंड बट, तो विमान को सही ऊंचाई मिल ही नहीं पाएगी। दूसरा यह हो सकता है पॉसिबिलिटी, ह्यूमन फेलियर, पायलट की गलती। पायलट किसी अलर्ट
या एटीसी से संपर्क में होते हैं जब तक टेक ऑफ नहीं हो जाता है, उस हाइट तक नहीं पहुंच जाते, तो एटीसी के संदेश में अगर उलझ गए हो, कोई सेटिंग ना देख पाए हो, आपस में क्रॉस चेक नहीं कर पाए हो, एक पायलट ने कुछ कहा हो, दूसरा पायलट को पायलट जो है वो हो सकता है उसे समझ ना पाया हो, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीसरा, एफएमएस में कोई गड़बड़ी, यानी ये जो पूरा सिस्टम आगे लगा ना, ये हुआ फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें कोई गड़बड़ी, जैसे कि हमने थ्रस्ट की बात बताई, और इंजन में कितनी ताकत होनी चाहिए उसकी भी एक सीमा होती है, उसकी भी एक लिमिट होती है जो कि सेट की होती है टेक्निकल इंजीनियरिंग के हिसाब से, जो कि पायलट्स को पता होती है। विमान को उड़ान भरने के लिए कितनी ताकत की जरूरत पड़ेगी उस पर लेकर के आना, यानी सब चीजों को इकट्ठा बताना। इसी वजह से विमान की गति 174 नॉट्स और ऊंचाई कम रह गई होगी, यह भी एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है इसमें कुछ कमी रह गई हो। अब थ्रस्ट में कमी गर्मी के कारण इंजन की ताकत कम हो जाती है। अब वो जो धक्का दिया जाना है कि जो स्पीड, जब मैंने कहा कि हूं करके बहुत तेज आवाज आती है जब आप प्लेन में बैठते हैं, कि जब वो बिल्कुल टेक ऑफ की तैयारी में होता है, अब गर्मी के कारण अगर वो थ्रस्ट कम है तो फिर इससे गड़बड़ हो सकती है। अगर पायलट्स ने गलती से कम थ्रस्ट, यानी कि इसे कहते हैं अंग्रेजी में डिरेटेड थ्रस्ट, कम थ्रस्ट चुन लिया हो जितनी की वहां पर लिमिट है या जो होना चाहिए वजन के हिसाब से, तमाम चीज के हिसाब से, तो विमान तेजी से ऊपर नहीं जा पाएगा। ये एक फॉर्मूला है जो हमने एक्सपर्ट से बात की। भारी ईंधन भरा होता है, भारी ईंधन भरा होने की वजह से अतिरिक्त ताकत चाहिए होती है, यानी कि एक्स्ट्रा थ्रस्ट, कम थ्रस्ट हो तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। वही समय से पहले रोटेशन, रोटेशन का मतलब होता है उड़ान भरते वक्त विमान के आगे वाले हिस्से जो कि नोज है उसका ऊपर उठना, इस तरीके से। अब जमीन से ऊपर उठ सके ये काम जो तय की गई रफ्तार है, जो थ्रस्ट है, उस पर किया जाता है, जो 787 बोइंग जैसे विमान के लिए आमतौर पर 140-160 नॉट्स होती है। अगर विमान इस रफ्तार से पहले ऊपर उठने की कोशिश करता है तो विमान को ठीक से लिफ्ट करना, यानी ऊपर उठने की ताकत नहीं मिल पाती है। अब जानकार इस हादसे की वजह इनमें से फ्लैप्स और लैंडिंग गियर की गलत सेटिंग एक वजह हो सकती है, ये मान रहे हैं। ये एक्सपर्ट एक बात सुनिए। I think the pilot flying said to the co-pilot, gear up at the appropriate time. I think the co-pilot grabbed the flap handle and raised the flaps instead of the gear. If that happened, and this is a big if that happened, this explains a lot of why this airplane stopped flying, why the lift over the wings died. Because at that point now, the flaps are retracting, all that extra lift you're producing in the wings goes away. You're already slow, you already got the power pushed up all the way. This airplane's as heavy as it's ever going to be in this flight, and you still got those great big landing gear out there producing all sorts of drag. This is a bad combination at this point. You see the nose now start to come over. Now, why would the nose come over? Because the airplane is trying to create as much lift as it can over those wings. And if the flaps are coming up, it's going to nose over to get even more airflow over those wings. That's going to be a very, very uncomfortable feeling for the pilot at the controls. Why? Because he's losing airspeed and he's going to begin to lose altitude now. Remember, he thinks the gear has come up. He might not know that the flaps came up. He just sees a motion over next to him, and he's looking outside going, wait, what's going on? It's all very confusing, and it all happens in a split second. यानी कि एक पॉसिबिलिटी रही हो सकती है कि कहा हो कि गियर अप, लेकिन हाथ तो है वो फ्लैप पे था। गियर अप का मतलब ये होता है कि वो जो बता रहे थे, जो एक्सपर्ट है, वो कह रहे हैं कि नोज जो है वो ऊपर जा रही है, विमान ऊपर होते होते गियर अप के लिए कहा, गियर अप हुआ नहीं, फ्लैप अप हो गया, शायद गलती से होगा, ये पॉसिबिलिटी वो बता रहे हैं। उससे क्या हुआ, विमान का जो नोज है वो नीचे हो जाता है, जो इस विमान में एक पॉसिबिलिटी दिखती है, और वो ऐसे करके नीचे की तरफ आ जाता है, ये कह रहे थे एविएशन एक्सपर्ट। तो एयर इंडिया बोइंग विमानों का इस्तेमाल करती है, ये एयर इंडिया का विमान था। भारत में एविएशन के तौर पर जाहिर सी बात है उसके बेड़े में ये विमान है, सबसे सुरक्षित और सबसे आधुनिक इसे ही माना जाता है, ये जो ड्रीम लाइनर है। अब इस बड़े हादसे के बाद एयर इंडिया के सीईओ भी आए, उन्होंने भी साइट का जायजा लिया। उनका भी बयान आया है कि एयर इंडिया भी हर तरीके से जांच एजेंसियों का सहयोग करेगा, खुद भी इसकी जो है वो जांच करवाएगा। क्या कहना है एयर इंडिया के सीईओ का, आइए सुनते हैं। This is a difficult day for all of us at Air India, and our efforts now are focused entirely on the needs of our passengers, crew members, their families, and loved ones. I know that there are many questions, and at this stage, I will not be able to answer all of them. But I do want to share the information we have at this time.
We are actively working with the authorities on all emergency response efforts. A special team of caregivers from Air India is on their way to Ahmedabad to provide additional support. The investigations will take time, but anything we can do now, we are doing. We know that many people are concerned for the welfare of their loved ones. For now, our teams are working around the clock to support passengers, crew, and their families, as well as investigators, however we can. अब आ जाते हैं ग्राउंड पर। ये तो उनकी किस्मत नहीं थी, कोई नेचुरल डिजास्टर तो हुआ नहीं कि ऊपर से बिजली गिर गई या कुछ हो गया, प्लेन क्रैश हो गया। ठीक है, मशीन है, क्रैश हो सकती है, लेकिन एक कंपनी बनाती है, उसकी जिम्मेदारी है सेफ लैंडिंग और सेफ जो है चीजों को बनाना। कमर्शियल कंपनी है जो कि विमान को बनाती है और पूरी दुनिया में हजारों जो है, सैकड़ों जो है, इस तरीके से ही विमान उड़ते हैं। तो ऐसे में अब आ जाते हैं उस कमर्शियल एस्पेक्ट पर। बोइंग कंपनी का विमान था, सबसे लेटेस्ट। अब आपको बताते हैं बोइंग के बारे में। बोइंग विमानों की कंपनियां और कंपनी की लापरवाही इससे पहले बहुत ज्यादा सामने आती रही है। एक रिसर्च हमने की, यह आंकड़ा विमान हादसों की नेचर से दरअसल जुड़ा है। प्लेन क्रैश होने से पहले की नेचर और उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, उससे जुड़ा है जो हमने किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 47% विमान हादसे में लैंडिंग के वक्त शिकार होते हैं, क्रैश हो जाते हैं, जबकि 20% जो क्रैश हुए होते हैं वो जब उड़ान भर रहे होते हैं, टेक ऑफ कर रहे होते हैं, जैसे कि ये था, तब उसका शिकार हो जाते हैं। 10% उड़ान के दौरान, जब उड़ान चल रही होती है। 2% फ्लैप खुलने के बाद होते हैं। यह पॉसिबिलिटी थी। अब इस केस में क्या होगा, यह तो जांच के बाद पता लगेगा, जांच हो रही है। लेकिन ड्रीम लाइनर बनाने वाली कंपनी बोइंग का इतिहास बताना बहुत जरूरी है। बोइंग का इतिहास यह बताता है कि इसमें कहां चूक हुई होगी। पहले आपको बोइंग कंपनी के बारे में बताते हैं। हमने तो कहा जो कहेंगे सच कहेंगे, क्योंकि वहां पर इतनी ह्यूमन लॉसेस हुए, इतने परिवार हुए हैं, तो बताना थोड़ा सा कंपनी का इतिहास। तो बोइंग एक बड़ी अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी है। स्थापना हुई थी 1916 में। विल बोइंग अमेरिका के सिएटल में इन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी। ये कमर्शियल विमान, यात्री विमान जिसे कहते हैं, वाणिज्यिक विमान, रक्षा, अंतरिक्ष और सुरक्षा के उत्पाद का निर्माण करती है। अब इसके कुछ मॉडल्स, जैसे गाड़ियों के मॉडल होते हैं, तमाम मॉडल होते हैं। इसमें 737 है, 767 बोइंग, 777 बोइंग और अब 787 जो कि सबसे ज्यादा आधुनिक और सुरक्षित ये बोइंग बना रही है। दुनिया भर में, ऐसा नहीं है, दुनिया भर में एयरलाइंस बोइंग्स का इस्तेमाल करती है, उनके बेड़े में बोइंग है। यह दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनीज में से एक है। इसका व्यापार वाणिज्यिक, जेटलाइनर, सेना के विमान, हथियार प्रणाली और तमाम चीजों से जुड़ा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट हमने पढ़ी, वो ये बताती है कि यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका जैसे महाद्वीपों में बोइंग के विमानों का ही इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर बोइंग ही है यहां पर। वर्तमान में दुनिया के कम से कम 150 कंट्रीज हैं, 150 कंपनीज हैं जो इस कंपनी के विमानों का इस्तेमाल कर रही हैं, और 40% जो पूरा बाजार है यात्री विमानों का, उस पर बोइंग का कब्जा है। कंपनी की वेबसाइट पर बताया गया है कि दुनिया के कुल यात्री विमानों में बोइंग के विमानों की संख्या 14,000 है और कुल संपत्ति बोइंग की है 6 जून तक 2025 तक 158 के करीब बिलियन डॉलर ये इसकी एसेट है, कंपनी है। अब भारत आते हैं, क्योंकि एयर इंडिया ने खरीदा होता है, एयर इंडिया का विमान था। भारत में भी बोइंग का बड़ा बाजार है। बोइंग के कई विमानों का इस्तेमाल भारत में होता है। हालांकि भारत में मौजूद एयर इंडिया की बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर फ्लीट के खराब रखरखाव को लेकर भी कई रिपोर्ट सामने आई हैं। सब कुछ जांच होती है, सब होता है, लेकिन इसके खराब रखरखाव को लेकर भी कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं। जबकि बोइंग 787 को दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान उनमें से एक माना जाता है। अपने इतिहास में इससे पहले बोइंग 787 कभी बड़े हादसे का शिकार नहीं हुआ, यानी कि ड्रीम लाइनर जब से आया है पहला क्रैश हुआ है। ये सबसे लेटेस्ट मॉडल का सबसे पहला क्रैश जो कि भारत में हुआ, अहमदाबाद में। बोइंग 787 की बात करते हैं, इसमें गड़बड़ियों का लंबा इतिहास रहा है। ऐसा नहीं कि ये विमान उड़ा और इस पर कोई गड़बड़ी आई होगी जिसकी जांच होगी और ये हो गया। इसी में जब ये फ्लीट आई है, इसको लेकर के कई रिपोर्ट्स आती रही हैं। ये देखिए, मई 2025 में हैदराबाद से फ्रैंकफर्ट जा रही थी, लुफ्तांसा की एक फ्लाइट थी, यही बोइंग
787, तो नोज व्हील में समस्या आ गई बहुत तेजी से उड़ते हुए, तेज गति से उड़ान भरने से उसने मना कर दिया। 24 जनवरी 2025 को यूनाइटेड एयरलाइंस का जिक्र आता है, वही बोइंग 787 विमान कोट डी आइवर से गुजर रहा था, हवा में था, जब दोनों इनर्शियल रेफरेंस यूनिट जो थे IRU उसमें खराबी आ गई ऊंचाई पर। अब क्या करें, जांच तो पहले भी की होगी, यही 787। तेजी से विमान को इमरजेंसी की तरह नीचे लाया गया। इस दौरान 38 लोग घायल हो गए। हालांकि विमान सुरक्षित नाइजीरिया के लागोस लौट गया था। जनवरी 2024 एक और इंसिडेंट आया था, बांग्लादेश में विमान एयरलाइंस बोइंग 787 यही जो कल क्रैश हुआ है, सऊदी अरब जा रहा था। कॉकपिट के विंड स्क्रीन में दरारें आने शुरू हो गई चलते चलते। 2023 में लंदन जाने वाली 787 विमान में आग की चेतावनी वाली लाइट्स अचानक जलनी शुरू हो गई इसी ड्रीमलाइनर में। इस कारण विमान को वापस नई दिल्ली उतारना पड़ा था। वही 18 जून 2021 को हिथ्रो एयरपोर्ट पर पार्किंग में खड़ा हुआ था 787। नोज जमीन से काफी नीचे टकरा गया, नुकसान पहुंचा। वहां पर भी काफी लोग घायल हुए थे। यानी समस्याएं आ रही थी, पब्लिक डोमेन में नहीं थी ना, आपको नहीं पता होगा ना। इसी 787 में ये समस्याएं आ रही थी कि कभी चलते हुए कभी नीचे हुए, खुद ना खासा ना होता, ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। हालांकि बोइंग 787 जो कंपनी बनाती है उसके विमानों का इतिहास तो हादसों से भरा रहा है। बोइंग, हमने सर्च किया, आपको बोइंग विमानों के कुछ बड़े हादसे बताते हैं। एक तो कल हुआ, अब आपको बताते हैं। पिछले साल दिसंबर में बोइंग 737, बोइंग का एक मॉडल है 737 मैक्स, ये उस वक्त सबसे आधुनिकतम और सुरक्षित माना जाता था। यह दक्षिण कोरिया में रनवे से फिसलकर एक कंक्रीट की दीवार से टकरा गया। विमान में आग लग गई, 180 लोगों की मौत हो गई थी। 2018 में बोइंग 737 मैक्स का एक विमान इंडोनेशिया में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, 189 डेड ऑन द स्पॉट, बोइंग का विमान। इसके अगले साल 2019 में वही 737 जो दो हमने घटनाएं बताई, ये 737 मैक्स का इस्तेमाल हो रहा है इथियोपिया में, हादसे का शिकार हो जाता है, 157 लोग जान गंवा देते हैं। फिर एक और बोइंग आता है लिथुआनिया में, 737 मालवाहक विमान, उतरते समय नियंत्रण खो बैठता है, एक घर से टकरा जाता है, एक व्यक्ति की मौत होती है, 3 घायल हो जाते हैं। एविएशन सेफ्टी जो होती है उसके एक आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2023 के बीच बोइंग, सिर्फ बोइंग का हम नाम ले रहे हैं, 2017 से 2023 के बीच की बोइंग विमानों से जुड़े 6000 से अधिक विमान हादसे हुए हैं और 9000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। अब बोइंग 737 मैक्स विमानों के लगातार दुर्घटनाग्रस्त होने से तमाम एजेंसियां हड़कंप मच गया, एक्शन में आ गई कि सबसे सेफ 737 मैक्स और सबसे बड़ी कंपनी, और कैसे कितने लोग मारे जा रहे हैं, ऐसे क्रैश हो रहा है कैसे, इसकी जांच की गई। अब जांच की गई तो 737 मैक्स में मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम जो लगा होता है उसमें समस्या थी। एक तरीके से लगा लीजिए पूरी उसकी फंक्शनिंग में समस्या थी, उससे पहले डिटेक्ट ही नहीं हुई थी। 3 जो है देखिए इतने बड़े क्रैश हमने आपको बता दिए। वास्तव में सिस्टम विमानों की मैन्युअली लैंडिंग पर निर्भरता घटाई थी। इसमें पायलट्स को इस सिस्टम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई थी, ये इस रिपोर्ट में सामने आया। 18 और 19 में इथियोपिया और इंडोनेशिया में हुए बोइंग विमानों के हादसे की जांच में यह पता लगा इन हादसों का मुख्य कारण तो यही था MCAS, मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम, सॉफ्टवेयर की खराबी थी। पायलट क्या करता, उसे प्रशिक्षण ही ढंग से नहीं दिया था, तो बाद में ऑडिट रिपोर्ट से पता लगा विमान को गलत तरीके से नीचे की ओर धकेला, पायलट को सिस्टम के बारे में पूरा प्रशिक्षण ही नहीं था। और उसके बाद हुआ क्या, 2 साल के लिए ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड का मतलब पता है क्या होता है? ग्राउंड का मतलब होता है कि जब तक ठीक नहीं हो जाते उड़ेंगे नहीं, बैन कर दिया। बोइंग को बहुत ज्यादा इसमें लॉस भी हुआ था। वहीं फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने ऑडिट किया, यह पाया कि बोइंग ने तो 737 मैक्स प्रोग्राम जो था उसका जो क्वालिटी कंट्रोल होता है 37 ऑडिट्स में तो वो फेल था। ये सामने नहीं आया, ये तो जांच में बाद में सामने आया कि 737 उड़ रहा था, इसके तो 37 ऑडिट्स जो थे क्वालिटी कंट्रोल फेल थे। अब बोइंग के विमानों में लूज या मिसिंग बोल्ट सामने आ रहे थे, टूल्स ऐसे थे कि जो कि ठीक से काम नहीं कर रहे थे, यहां पर जो क्वालिटी कंट्रोल है उसमें लापरवाही थी। अब ना सिर्फ फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि कई विसल ब्लोअर भी सामने आए थे। विसल ब्लोअर
और उन्होंने कहा कि विमान बनाने वाली जो कंपनी है उसमें बहुत गड़बड़ी हो रही है, ये ठीक नहीं है। विसल ब्लोअर थे जो कि जिसे कहते हैं खोजी पत्रकारिता, वो संस्था के भीतर गड़बड़ियों को उजागर करते रहे। अब बोइंग के मामले में जॉन बॉनेट और जॉशुआ डीन ये विसल ब्लोअर थे, बोइंग से जुड़े थे। इनमें से जॉन बॉनेट ने क्या कहा कि चार्जिंग यूनिट जो है उससे खिलवाड़ किया जा रहा है, ये अहम सुरक्षा उपकरण है, उसमें बहुत सी खामियां हैं, ये सामने लाया गया, दूर नहीं की गई है। जोशुआ डीन ने दावा किया था कि 737 मैक्स और 787 ड्रीमलाइनर, इसको भी कोट किया था उन विसल ब्लोअर ने, कि जो सुरक्षा मानक है उसकी अनदेखी हुई है। विसल ब्लोअर जॉन बॉनेट ने दावा किया था कि सब स्टैंडर्ड पार्ट्स इंस्टॉल किए गए हैं प्रॉफिट के कारण, ऑक्सीजन सिस्टम जो लगाए गए हैं उसमें भी खामियां हैं, एक में से 4 आपातकालीन सांस लेने वाले जो मास्क है वो फेल हो सकते हैं, ऐसे सब स्टैंडर्ड हैं, ये विसल ब्लोअर कह रहे थे। उन्होंने इसे नाम दिया था, जब कंपनी की तरफ से सफाई आई होगी तो उन्होंने कहा था कि ये क्रिमिनल कवर अप है। हालांकि 2024 और 25 में इन दोनों विसल ब्लोअर, अब आप रिलेट करेंगे, जॉश बॉनेट एंड जॉशुआ डीन, इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। ये विसल ब्लो कर रहे थे बोइंग के लिए, मैक्स के लिए भी, ड्रीमलाइनर के भी। 2024 में एक होटल में मृत पाए जाते हैं, पुलिस कहती है आत्महत्या है, लेकिन उनके परिवार और उनके वकील अधिवक्ता कहते हैं कि रहस्यमय मौत एक ऐसी बीमारी से हुई है जैसे उन्हें कुछ जहर दिया गया हो। उनका स्वास्थ्य अचानक ऐसे कैसे बिगड़ा, बहुत से लोगों को संदेह हो गया इस रिपोर्ट के आने के बाद। अब सिर्फ ये विसल ब्लोअर नहीं, बोइंग कंपनी के कैटेगोरिकली कई इंजीनियर कर्मचारी ओपनली आए हैं और कहा है कि यहां पर लापरवाही हो रही है, क्वालिटी कंट्रोल ठीक से नहीं हो रहा। बोइंग के पूर्व इंजीनियर सैम सालेफो आप बाकायदा इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि 787 और 777 ड्रीमलाइनर मॉडल में निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों से समझौता किया जा रहा है। ये खुद बोइंग के इंजीनियर कह रहे थे। उन्होंने कहा कि लंबे समय से यह मॉडल जो सकारात्मक रूप से असुरक्षित हो सकता है, बड़े हादसों को जन्म दे सकता है, उसे अप्रूव किया जा रहा है। फ्यूजलेस के हिस्सों को ठीक से जोड़ा नहीं गया, ये कैटेगरी के लिए उन्होंने कहा था, इस विमान के लिए, ड्रीमलाइनर के लिए। दावा किया था इंजीनियर ने कि मुख्य हिस्से को जोड़ने में उचित तरीका ही नहीं अपनाया गया है। कुछ हजार उड़ानों के बाद ये उन्होंने अंदेशा, ये खदशा जताया था कि कुछ हजार उड़ानों के बाद ये विमान बीच में से टूट सकता है चलते चलते। अब विमान के हिस्से अलग करके जो है इसके जेट बनते हैं, फिर उन्हें जोड़ा जाता है, इस कारण कई गैप आ जाते हैं, ये उसकी उम्र घटा देते हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा उत्पन्न होता है, इस कारण से ये बहुत ज्यादा समस्या पैदा कर सकता है, ये उसके खुद इंजीनियर्स ने कहा। और कर्मचारी, ये एक वीडियो सामने आया था, कर्मचारी बोइंग के यात्रा कर रहे थे, कहां इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड करनी थी, लेकिन ऐसा वीडियो सामने आया कि उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं, हमें बोइंग में नहीं बैठना है, हमें बोइंग में नहीं बैठना है क्योंकि इसमें तो बहुत सारी खामियां हैं, हम बोइंग के ही कर्मचारी हैं और बोइंग की कई ऐसे उड़ान हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो कि यहां पर सामने आती रही हैं। तो यानी कि जो सवाल है बोइंग विमानों की सुरक्षा पर, सवाल बहुत पहले से उठता रहा है। नॉर्थ चार्ल्सन प्लांट जो है वो उसको लेकर के 2019 में जांच के दायरे में आया था कि सीटें ढीली हैं, नट बोल्ट ठीक से नहीं है, फ्यूल लाइन क्लैप असुरक्षित है, इसका जो पूरे मानक है वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में तब और इसकी सीमा बढ़ा दी गई। एक इटालियन जांच एजेंसी को कोट करते हैं, अधिकारियों ने पाया कि 2 एरोस्पेस आपूर्तिकर्ताओं ने 787 के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए टाइटेनियम धातु और एल्यूमिनियम मिश्रित धातु का इस्तेमाल किया, जो कि असुरक्षित था, जो कि पूरे तरीके से ठीक नहीं था। अब ड्रीमलाइनर, इसकी खासियत क्या है, यह हमने आपको बताई थी। इसकी बहुत सी खासियत है, इसमें लंबाई इसकी 56.7 मीटर है, विंग स्पैन 60 है, ऊंचाई 16 मीटर है, इंजन दो इंजन होते हैं, फ्यूल कैपेसिटी 1,26,000 लीटर जो कि ये लेकर के चल रहा था, मैक्सिमम रेंज 994 है। तो कुल मिलाकर के कीमत 2.8 हजार करोड़ है, इतना महंगा, इसीलिए कहते हैं ये सबसे सुरक्षित है। लेकिन इसके बावजूद बोइंग के विमानों में बहुत सी खामियां आई, बहुत से देश इसे ग्राउंड कर चुके हैं, बैन कर चुके हैं। 2019 में बोइंग 737 मैक्स को ग्राउंड किया गया। EASA मार्च 2019 में 737 मैक्स 8 और 9 को अपने क्षेत्र में बैन कर देता है। कनाडा 2019 में 737 मैक्स को अपने क्षेत्र में ऊपर से भी उड़ान भरने से मना कर देते हैं,
ग्राउंड तो करते करते हैं। इंडोनेशिया लॉयन एयर हादसे के बाद विशेष रूप से सख्त नियम अपनाता है। सिंगापुर 2019 में अपने हवाई क्षेत्र में कहता है कि बोइंग का 737 उड़ान नहीं भरेगा। इथोपिया, मंगोलिया, मोरक्को मार्च 2019 में 737 मैक्स को ग्राउंड कर देता है। दक्षिण कोरिया 737 मैक्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा देता है। अब बात आती क्या भारत ड्रीम लाइनर 787 के इस हादसे के बाद ऐसा का विचार कर सकता है? ग्राउंडेड टिल ठीक नहीं हो जाता, पूरा सुनिश्चित नहीं हो जाता। अब किसके पास कितने ड्रीम लाइनर है ये जान लीजिए। भारत के पास 27 है, चीन के पास 26 है, जापान के पास 67 है, ऑस्ट्रेलिया के पास 11 है, सिंगापुर के पास 12 है, कतर 30 है, अमेरिका 82 है, यूके के पास 25 है। अब जाते जाते सबसे पहले एक चीज हम आपको बताते हैं, विमानों की स्थिति क्या है। एक थोड़ा क्योंकि ये बहस तो छिड़ गई पूरी दुनिया में। बोइंग का हमने आपको चिट्ठा बताया। देश में विमानों की स्थिति यह है कि करीब हमारे पास लगभग 750 हवाई जहाज है। उड़ने लायक की बात करें लगभग 650 है। वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट जिसमें यह ड्रीम लाइनर आता है वो 60 से 70 है। जो वाइड बॉडी है वो तो एक आम एयरपोर्ट पर लैंड भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ 60 से 70 है। चीन के पास है 5000 हवाई जहाज, अमेरिका के पास 22,000 है। अब इनमें से अगर एक भी ऐसा चला जाता है जो सबसे सुरक्षित हमने लिया हो और ऐसा लॉस हो जाता है इतनी ह्यूमन लाइफ्स का, तो ये सोचने पर मजबूर तो करता ही है। तो फिलहाल आज के जो कहेंगे सच कहेंगे, मैं इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। आपको छोड़ जाते हैं सुपर 30 के साथ।